नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग ने भले ही रैलियों और सभाओं पर रोक लगा दी हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने वर्चुअल मोड और डोर टू डोर कैंपेन की रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ दावेदारी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस के हाथ अब तक खाली हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक 21 जनवरी से पहले पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। इसके अलावा प्रत्याशियों की घोषणा एक चरण में होगी या अलग अलग चरणों में, ये पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा। पार्टी नामांकन से पहले प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। नामांकन 28 जनवरी से शुरू होने हैं। उम्मीदवारों के लिए पार्टी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। विधानसभा वार पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जो क्षेत्र में जाकर रायशुमारी से पैनल तैयार करेंगे और फिर इन नामों को केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा। कांग्रेस की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस भी 3 से 5 दिन के अंदर उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। हरीश रावत ये पहले ही कह चुके हैं। 45 से ज्यादा उम्मीदवारों पर सहमति बन गई है। 25 सीटों पर बातचीत हो रही है। ये तमाम जानकारी मिली है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि हमारा होमवर्क पूरा है, कांग्रेस चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। लेकिन पार्टियां कुछ भी कहें, ये बात सच है कि बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही पार्टियां उम्मीदवारों की सूची जारी करने के लिए फिलहाल एक दूसरे का ही मुंह ताक रही हैं। शीर्ष नेतृत्व ने उत्तराखंड के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस अभी तक एक सूची भी जारी नहीं कर पाए। तो इससे लगता है कि आपस में उन्हें डर है कि जिसका टिकट होगा उसके बाद उनका दूसरा कोई भी उम्मीदवार बागी हो जाएगा। दोनों पार्टियों की हालत ऐसी है और कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। इस कारण वो सूची जारी करने में कहीं ना कहीं संकोच में है। तो और उनका आपस में खरीद फरोख्त का खेल भी कहीं ना कहीं बैकडोर से चल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब से आम आदमी पार्टी ग्राउंड में उतरी है, उसी समय से आम आदमी पार्टी की जो ग्राउंड लेवल पर जो काम चल रहा है और उत्तराखंड की जनता जो प्यार और आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को देने जा रही है, उससे भाजपा और कांग्रेस डरी थी। इसी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य के अंदर एक जवाबदेही राजनीतिक संगठन है, जिसकी उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकार है, केंद्र में सरकार है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट प्राप्त करने वालों की एक बहुत लंबी फेहरिस्त है, जिसमें हमारे अनेकों योग्य कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा में हैं। अब आम आदमी की पार्टी की अगर आप भाजपा की तुलना करेंगे तो आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड राज्य से मुझे लगता है कि कोई भी ज़्यादा सरोकार है नहीं। थोड़ा कहीं एक आध शहरों में उछल कूद कर लेंगे तो कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी तय समय पर और सही समय पर अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी, इसलिए इसमें तो समय तो लगेगा ही। उम्मीदवार तय करने का अपने एक निर्धारित प्रक्रिया है उसमें, और हम अपने उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया में गतिमान हैं। लगभग हमारी कई दौर की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। फिर कल दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। उसके बाद हमारी सीईसी की बैठक होगी, जो केंद्रीय चुनाव समिति है, हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उसकी बैठक होगी। उसके बाद हम उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम इस सप्ताह के अंत तक उम्मीदवारों की एक लिस्ट हम निकालेंगे। पार्टी ने उत्तराखंड चुनाव के लिए अप्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने
ट्वीट करके इस बारे में तमाम जानकारी साझा की। साथ ही दिनेश मोहनिया ने सभी को बधाई भी दी। इधर आम आदमी पार्टी ने दूसरी सूची जारी कर दी है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस शायद अभी एक दूसरे का मुंह ताक रही हैं। दोनों ही पार्टियां इंतजार कर रही हैं कि कौन पहले सूची जारी करेगा। आपको हम यहाँ जानकारी दे दें कि आम आदमी पार्टी ने अब तक 42 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। दूसरी सूची में 18 प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए हैं। इस जारी सूची में नवीन पीरशाली को रायपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं गुड्डू लाल को थराली विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी सूची जारी करने के साथ ही आम आदमी पार्टी ने अपने 42 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पहले 24 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। बात कर्नल कोठियाल की कर लें तो वे सीएम का चेहरा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। कर्नल कोठियाल चौथी गढ़वाल राइफल्स में रहते हुए कई बार अपने शौर्य का परचम लहरा चुके हैं। उन्हें अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया गया है। लेकिन अभी तक बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की सूची जारी ना होना बड़े सवाल खड़ा करता है। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पार्टियां इंतजार कर रही हैं एक दूसरे की सूची पहले आने का। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि कब तक बीजेपी और कांग्रेस की भी सूची आ पाती है आपको। लेकिन ये बड़ी खबर से हम एक तरीके से रूबरू करवा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इसमें बाजी मार रही है। आम आदमी पार्टी ने अब तक 2 बार अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और इसी के साथ 42 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा चुकी है। और इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सूरज सिंह नेगी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और सूरज सिंह नेगी जी फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संगीता जी, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। बधाई हो, आपने दूसरी सूची भी जारी कर दी है उम्मीदवारों की। आम आदमी पार्टी इसमें बाजी मार रही है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस अभी पीछे है। बड़ी वजह क्या मानती हैं आपकी अन्य पार्टियां अभी तक भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं कर पाई? धन्यवाद। पहले तो पल्लवी जी, हमारी 42 प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है आम आदमी पार्टी की। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में कहीं ना कहीं हमें जो पहले अंतरकलह दिखाई दे रहा था कुछ सीटों पर, और कुछ सीटों पर बदलने की बात, तो वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और दूसरा कि अगर किसी एक को टिकट मिला तो दूसरा बागी ना हो जाए, क्योंकि अगर किसी का टिकट कट करके दूसरे को वहां से मिलेगा तो हलचल पैदा होगी और कहीं ना कहीं एक बगावत देखने को मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और आम आदमी पार्टी तो पहले ही कहती हुई आई थी कि हम सबसे पहले अपने प्रभारियों की सूची और सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की सूची निकालेंगे, और वही आम आदमी पार्टी ने किया है। चलिए संजीव वर्मा जी, आपका रिएक्शन भी मैं चाहूंगी। आम आदमी पार्टी ने अब तक 42 नामों की सूची जारी कर दी है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अभी कोई कदम तक नहीं बढ़ाया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत प्लानिंग के साथ हर काम को करती है, अपने चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ती है। चाहे चुनाव की सरकार ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक का हमारे जो चुनाव होते हैं, हम एक प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ते हैं। और वर्तमान में प्रत्येक विधानसभा वार हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी लोग दावेदारी कर रहे हैं, प्रत्येक विधानसभा में अभी फिलहाल एक रायशुमारी का दौर चल रहा है, जहां प्रत्येक कार्यकर्ता जो उन विधानसभाओं के एक कैटेगरी हमने रखी है, उसमें हमारे वार्ड के जो संयोजक हैं, शक्ति केंद्रों के संयोजक, मंडल अध्यक्ष, मंडलों की कार्यकारिणी, जिलों की कार्यकारिणी और प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उन विधानसभाओं में रहने वाले, उन सब की राय ली जा रही है कि अपने लिए कौन उम्मीदवार उपयुक्त रहेगा, जो पार्टी को विजय दिलाने में और समाज में काम करने के लिए एक उपयुक्त चेहरा होगा, जिसको लोग अच्छे से पसंद करते हो। इस तरह की एक रायशुमारी, उसमें कई सारे बिंदु हैं, जिन सारे बिंदुओं का हम लोग ध्यान कर रहे हैं। और जैसे रायशुमारी का दौर लेकर आज 11 तारीख है, आज 11 तारीख को ये दौर समाप्त हो रहा है, और उसमें जितने भी नाम आएंगे उनको प्रदेश में और प्रदेश से केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। और उसके बाद हाईकमान अपना जो
एक कमेटी बनती है और दावेदारों को और प्रत्याशियों को फाइनल करने वाली, उसके सम्मुख उन सभी दावेदारों को रखा जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व उसके बाद जो प्रत्याशी हैं उनको फाइनल करेगा और संभवतः लगभग 21 तारीख के आसपास या 21 तारीख से पहले हम सभी उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। सूरज सिंह नेगी जी, आपके यहाँ भी रायशुमारी चल रही है क्या कि अभी कौन से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए, और इसके लिए अभी तो उठापटक का दौर ही चल रहा है? उठापटक नहीं है। हमारे यहाँ जो है स्क्रीनिंग कमेटी का गठन होकर के और जो पार्टी के सर्वे हैं उनके हिसाब से स्क्रीनिंग कमेटी प्रत्येक दावेदारों से जो है आवेदन लिए गए और उस आवेदनों पर जो है स्क्रीनिंग कमेटी ने सभी लोगों से बातचीत की है, सभी का दमखम परखा है और एक प्रक्रिया के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कि हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हरीश रावत जी, उन्होंने कहा कि हम लोग लगभग 45 सीटों पर जो है नाम फाइनल कर चुके हैं, केवल उनको जो है केंद्रीय नेतृत्व की जो है मोहर लगनी बाकी है और बाकी की जो 25 सीटें हैं उन पर मंथन चल रहा है। हम लोगों के यहाँ पर एक सीट पर काफी दावेदार हैं और पार्टी हाईकमान को, प्रदेश नेतृत्व को ये तय करना है कि इन दावेदारों में से सारे प्रबल दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं, उन दावेदारों में से कौन सबसे अच्छा दावेदार होगा, ये तय करने में थोड़ा समय लग रहा है। और निश्चित तौर पर मकर संक्रांति के बाद शुभ मुहूर्त में जो है हम लोग अपनी सूची जो है जारी कर देंगे। अच्छा सर, मैं ये भी आपसे जानना चाह रही हूँ कि अभी जो विचारों का मंथन का दौर इस समय चल रहा है कांग्रेस आला कमान के बीच या फिर प्रदेश स्तर पर, क्या ये भी मंथन किया जा रहा है कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, ये पहले तय कर चुकी है पार्टी जी कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और यहाँ पर हम लोग सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के चेहरे पर जो है चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी का जो सामूहिक नेतृत्व है उस नेतृत्व के चेहरे पर ही हम लोग जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये पार्टी ने पहले भी घोषित कर दिया है। यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा संजीव वर्मा जी, क्योंकि अभी आपने कहा कि आप लोगों के यहाँ आज आखिरी तारीख थी रायशुमारी के विचार विमर्श की, तो आप लोगों के यहाँ ये कंफर्म हो गया है कि पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, यानी कि आने वाले समय में अगर बीजेपी जीतती भी है तो पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री रहेंगे? 100% भारतीय जनता पार्टी ने युवा मुख्यमंत्री के चेहरे पर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव मैदान में जाने का मन बनाया है और हमने जो वायदा किया है जनता से, एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम एक युवा सरकार देंगे। माननीय मोदी जी के जिनका माननीय मोदी जी का जिनको लगातार आशीर्वाद मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, हम सरकार पुनर्स्थापित उत्तराखंड में करने जा रहे हैं 60+ के एक बड़े ध्येय के साथ। और मैं सोचता हूँ जनता का हमको हमारे कामों के प्रति जिस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जबरदस्त ताना बाना उत्तराखंड को इसके लिए चुना है और भविष्य की जो हमारी योजना है डबल इंजन की सरकार पुनर्स्थापित हम उत्तराखंड में करने जा रहे हैं और विकास का जो रोड मैप जो वर्तमान में चल रहा है उसको आगे जारी रखा जाए। सर देखिए, राजनीतिक पंडितों का ये भी कहना है कि वर्तमान समय में उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे का मुंह ताक रही है कि दोनों में से कौन पहले जो है उम्मीदवारों की सूची जारी करे, उसके बाद जो दूसरी पार्टी है वो उन प्रत्याशियों के हिसाब से और उससे ज्यादा मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारे। क्या वाकई में ये सच है? अभी हमारे बड़े भाई सूरज सिंह जी ने कहा कि हमारे यहाँ 45 विधानसभाओं में पूरी तरह से उम्मीदवार फाइनल किए जा चुके हैं। यदि आपने 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार पूरी तरह से फाइनल कर दिए हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को घोषणा भी कर देनी चाहिए। तो आपको घोषणा करने में विचक क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस के अंदर जो बड़ा गुटबाजी का दौर इसमें भी
वर्तमान में जारी है। वर्तमान में क्या शुरू से ही रहा है, इसमें इतना जो आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देंगे तो मैं सोचता हूँ अगर ये लोग पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे तो जो दूसरा गुट है वो पार्टी कहीं छोड़ के ना चला जाए, इन लोगों को ये डर सता रहा है। जबरदस्त गुटबाजी कांग्रेस के अंदर हावी है और आप मत ध्यन दीजिए, अपनी पार्टी की तरफ देखिए। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव मैदान में जा रही है और 60+ का हमारा जो ध्येय है हम उसको पूरी तरह से अचीव करने जा रहे हैं। वो डर आपको भी तो हो सकता है संजीव जी, क्योंकि 2 बड़े रत्न तो आपके भी चले गए वापस, अपनी जहां से आए थे वहीं वापस चले गए, तो ऐसे में वो डर तो आपको भी सता रहा होगा कि कहीं फिर से कोई रुष्ट होकर ना पार्टी छोड़कर चला जाए। संगीता शर्मा जी, आपका हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। देखिए, दोनों ही पार्टियों ने अभी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। मैं लौट रही हूँ वर्मा साहब, संगीता जी से एक सवाल मैं ले लेती हूँ, उसके बाद मैं तुरंत आपका ही रुख कर लूंगी। संगीता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी दोनों पार्टियों ने प्रत्याशियों की सूची तो जारी की ही नहीं, साथ ही कांग्रेस का तो अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यहाँ पर भी आप लोग बाजी मार ले गए, इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, हमने जनता के सामने अपनी चीजों को बिल्कुल क्लियर रखा है कि हम किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि ये जनता का राइट भी है कि वो जिसको वोट दे रहे हैं तो उसके बाद में उस पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, जिससे कि जनता को भरोसे में लिया जा सके। और कहीं ना कहीं इसका फायदा आम आदमी पार्टी को होगा और हम जल्दी अपनी प्रत्याशियों की सूची जो डिक्लेयर कर चुके हैं उसका भी एक फायदा होगा कि जो भी प्रत्याशी है जनता उन्हें भी समझेगी और वो लोग भी जनता के बीच में जाकर अपने कैंपेन को समझते अच्छे करेंगे। और हमारा तो डोर टू डोर कैंपेन जो हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जिस पर बहुत जोर दिया है, उसके लिए अभी 12 और 13 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी भी आ रहे हैं उत्तराखंड, और हम डोर टू डोर पहले भी बहुत से कैंपेन लेकर के लोगों के घर जनता के बीच पहुंचे हैं जी। दरवाजे तक, चाहे हमारा रोजगार गारंटी कैंपेन रहा हो, चाहे हमारा बिजली कैंपेन रहा हो, और जिस समय कोरोना काल था तो ऑक्सीमीटर कैंपेन था, तो हम डोर टू डोर तो हर विधानसभा में लगभग लोगों के घर पहुंच चुके हैं और हमारा बूथ स्तर पर भी जो काम था वो पूरा हो चुका है। तो आम आदमी पार्टी इस समय पूरी तैयारी में है चुनाव लड़ने के, और वो अब जो विधानसभाएं अभी बची हैं जहां प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं वहां भी बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी प्रत्याशी घोषित कर देगी। चलिए, सूरज सिंह नेगी जी, हरीश रावत ने तो कहा था अरविंद केजरीवाल को कि आप उत्तराखंड मत आइए, आप सिर्फ वोट कटवा की स्थिति में रह जाएंगे। अब इसे किस तरीके से देखें उनके इस बयान को? क्या उन्हें डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी वाकई में बड़ा नुकसान कर सकती है, या फिर वो किसी का भला चाह रहे थे? देखिए पल्लवी जी, जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी का टिकट वो जल्दी सूची जारी कर दे, बाद में सूची जारी कर दे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई जनाधार नहीं है और केवल सूची जारी करने से जनाधार नहीं बढ़ जाता। वही बात हमारी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की, वो कह रहे हैं कि जो है आपके 45 नाम अगर फाइनल हैं तो उनको जारी कर दीजिए। हमने कहा कि हमारी 45 नामों पर सहमति है पार्टी के अंदर और बाकियों पर सहमति बनाई जा रही है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के गुटबाजी को की बात करती है, ये प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। हम इनको बताना चाहते हैं कि इनके यहाँ जो है जब धामी जी का चेहरे पर ये युवा मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो जब युवा मुख्यमंत्री को ताजपोशी की गई तो सारे मंत्री जो है आइसोलेशन में चले गए और बड़ी मान मनोबल के बाद किसी को PWD देके, किसी को ऊर्जा देके, किसी को कुछ देके संतुष्ट किया गया है। और अभी कुछ दिन पहले एक कद्दावर मंत्री इनके कैबिनेट मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं, मुंह फुला देते हैं, बैठ जाते हैं, नाराजगी व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ इतनी गुटबाजी है कि आप जो है पार्टी बिल्कुल डिफरेंट का बात करने वाली। जी, आपकी आवाज दरअसल क्लियर नहीं आ रही, एक बार फिर से आपका फोन पैच करवा लेते हैं, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं मिल पा रही थी। संजीव वर्मा जी, उन्होंने बड़ा सवाल उठा दिया। आपने उनकी अंदरूनी लड़ाई की बात कही तो उन्होंने आपकी अंदरूनी लड़ाई बता दी कि जब युवा मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो रही थी तो बाकी मंत्री आइसोलेशन में क्यों चले गए? देखिए,
देखिए, कांग्रेस के पास वर्तमान में बोलने के लिए कुछ है नहीं। ये केवल नेगेटिव एक राजनीति कर रहे हैं। न इन्होंने विकास किया, न कुछ किया, और पूरे कोरोना काल में ये लोग आइसोलेशन में रहे, न जनता की सेवा करी। पूरे 5 साल विपक्ष सड़कों पे दिखाई दिया, न जनता के लिए दिखाई दिया। पूरे 5 साल ये लोग आइसोलेशन में थे, और अब चुनाव का समय आया है तो सभी लोग अपने अपने एक दुकान सजाकर बैठ गए। और आप देखिए, कांग्रेस के अंदर जिस तरह से आज गुटबाजी है, सारे नेता एक दूसरे को निपटाने में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, एकजुट होकर हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। और मैं आपसे वायदा करता हूँ, मैं पूरी आशा है और पूरा विश्वास है, हम 60+ का जो हमारा ध्येय है उसको हम अचीव करेंगे। जनता के सामने गिनाने के लिए हमारे पास इतने कार्य है कि आप कहें तो मैं सोचता हूँ एक ग्रेड कम पड़ जाएगी अगर मैं पूरी एक लिस्ट निकाल के अपने सारे कामों को गिनवाना शुरू करूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, मातृशक्ति से लेके, युवा से लेके, किसान से लेके, स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, हर दिशा में हमने काम किए हैं। और इतना जबरदस्त हमने काम किया है, युवाओं को रोजगार देने के लिए हमने इतने बेहतर अवसर उत्तराखंड में। सर, सरकारें जो होती हैं वो कई योजनाएं लेकर आती हैं, उनके द्वारा हर दिशा में काम किया जाता है, हर राज्य सरकार का ये कहना है। बात तो ये होती है ना कि धरातल पर जब आप उतरते हैं तो आपके पास आंकड़े क्या हैं, कितने प्रतिशत लोगों को आपकी योजनाओं का फायदा मिला, ये जानना अहम हो जाता है। पल्लवी जी, देखिए, जिस तरह से हमने जो काम किए, आज धरातल पर काम दिखाई देने लगे। हमने शॉर्ट टर्म योजनाओं पे भी काम किया है और युवाओं के साथ कितना छलावा हुआ है ये दिखाई दे रहा है सब। लखवाड़ व्यासी योजना और इस तरह की जो हमारी विद्युत परियोजनाएं हैं, जो वर्षों से लंबित पड़ी थी, लटकी पड़ी थी दशकों से, उन योजनाओं को दोबारा से हमने स्टार्ट करने का हमने काम किया है, जिनसे ऊर्जा के क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति आएगी, हमारा औद्योगिकरण बढ़ेगा और साथ ही साथ हजारों की संख्या में उत्तराखंड के युवाओं को जिससे रोजगार मिलने जा रहा है। इस तरह के कामों पर सरकार का पूरा ध्यान है और ये शॉर्ट टर्म योजना नहीं है, ये दीर्घकालीन योजना है जिसका दशकों तक उत्तराखंड की जनता को लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ आर्थिकी का भी विकास होगा और उत्तराखंड, मैं सोचता हूँ, जो कि हमारे युवा और कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी का जो एक विजन है 2025, उत्तराखंड को देश का सर्वोच्च राज्य बनाने का, उस ध्येय की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और उस ध्येय को पूरा करने में हम लोग कामयाब होंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं सर जो ध्येय लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं उसे पूरा करने में आप कामयाब हो। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आप सत्ता परिवर्तन का मिथक कैसे तोड़ पाएंगे, ये देखना अहम है। संगीता शर्मा जी, आपका रुख, आपको लगता है कि वाकई में जो काम अभी संजीव वर्मा जी गिना रहे थे वो धरातल पर हुआ है? कर्नल अजय कोठियाल तो लगातार रहे हैं ना लोगों के बीच में, तो उन्हें ज्यादा जानकारी होगी इस बारे में। कर्नल सर तो रहे ही हैं, मैं तो खुद बहुत मैदान में रही हूँ। मैं तो अपने यहाँ की अस्पतालों की बात करूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो कौन सा विकास है जो इन्होंने किया है स्वास्थ्य के लिए, वो समझ में नहीं आता कि वो किसका लाभ उसे मिल रहा है और कौन। अगर मैं अभी बात करूं अल्मोड़ा में बेस अस्पताल की, तो 2012 में उसका शिलान्यास हुआ जब हरीश रावत जी कांग्रेस की सरकार थी जी। तो उस समय वो 2012 में, और आज तक 2021 हो गया और अब हम 22 में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो अस्पताल की केवल बिल्डिंग के सिवा वहां कुछ नहीं है। जबकि अल्मोड़ा के लोगों को उस समय लगा कि भाई यहाँ पे अस्पताल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो बच्चे यहाँ अच्छी शिक्षा भी लेंगे, उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ अच्छा इलाज भी होगा। लेकिन वो केवल एक मिथक रह गया और लोगों के दिल में एक आस की तरह रह गया, पूरा नहीं हो पाया। तो इस तरह का तो इनका विकास है जो केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर में ही दिखाई देता है कि उन्होंने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी और उसके बाद ना वहाँ डॉक्टर है, ना वहाँ
और उपकरण है ना वहाँ चीजें शुरू की गई हैं। तो केवल दिखावे के लिए चीजों को करना और धरातल पर काम करना, उन चीजों में बहुत फर्क है। मैं पिथौरागढ़ अस्पताल की बात करूं तो वहां भी यही स्थिति है। मैं चंपावत जिला अस्पताल की बात करूं तो वहां भी यही स्थिति है। तो कौन से जिला अस्पताल ठीक हैं? सारे तो रेफर सेंटर बने हुए हैं। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट की बात करूं तो उत्तराखंड में चाइल्ड स्पेशलिस्ट अस्पतालों में नहीं है। बहुत से बच्चों को लेकर के सीधे सुशीला तिवारी रेफर कर दिया जाता है। आप सोचिए कि गांव से नवजात शिशु को सुशीला तिवारी ले जाने तक, अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी है, उसे मशीन में रखना है, तो वहां ले जाने तक तो वो बच्चा दम तोड़ देता है। तो ऐसी तो यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। माताएं बहनें हमारी रास्ते में प्रसव के लिए मजबूर है, ये स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। और अभी हमारे संजीव भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इन्होंने काम किया है तो वो किया है कि अभी आचार संहिता लगने से ठीक एक दिन पहले शिक्षकों के ट्रांसफर किए जा रहे थे। जो हमारा तबादले का नियम है उसकी धज्जियां उड़ा करके 140 शिक्षकों के इन्होंने ट्रांसफर कर डाले। और अच्छी बात तो ये थी कि किसी के में 5 विकल्प दिए थे, जिससे बहुत ज्यादा इनका स्नेह था, उसमें 7 विकल्प दे दिए गए थे विद्यालय के। तो ऐसा ट्रांसफर नियम मैंने तो अभी तक देखा नहीं। और चलिए, अब ये तो देखने वाली बात रहेगी संगीता शर्मा जी कि उत्तराखंड की जनता क्या वाकई में तीसरा विकल्प चाहती है या फिर एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी को ही मौका देती है। तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन अभी बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी करने में पीछे चल रहे हैं। देखने वाली बात रहेगी कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से कब अपने प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी की जाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।